जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडे क्लासेस में, जहां पे हम अपनी आरंभ बैच की सीरीज को कंटिन्यू लेके चल रहे थे, जो कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी एएलपी माफ करिएगा एनटीपीसी, ठीक है। इसको हम लोग आरआरबी एएलपी के लिए क्या कर रहे थे, कंटिन्यू चला रहे थे। तो हम लोगों ने उसमें काफी सारी चीजें भी डिस्कस कर रखी थी। जो हमारा आरआरबी का एग्जाम है, आरआरबी एएलपी, ठीक है, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में जो होता है एग्जाम, इसके लिए जो हम अपने आरंभ बैच की सीरीज चला रहे थे ना, हम लोग उसमें फिजिक्स मैं आपको पढ़ा रहा था। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पार्ट्स पढ़ाऊंगा, जनरल साइंस के, बायो में हम पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए, जब यहाँ तक हम लोग कर रहे थे तो हम लोग ने कुछ क्लासेस की थी। पिछली क्लास में हमने ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था, किया था कि नहीं किया था। अगर आप देखना चाहो क्या डिस्कशन किया था तो मैं दिखा देता हूँ, एक बार फिर से चीजें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आगे की चीजें पढ़ने से पहले वो पीछे का अगर रिवीजन कर लेते हैं तो ज्यादा आसान होती है चीजें। मैंने पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, अगर आप नहीं देखे तो इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन होता क्या है, ठीक, ये बताना है हमें। फिर ग्रेविटेशन को लेके कुछ लॉज दिए गए हैं साइंटिस्ट द्वारा, उनको डिस्कस किया था हम लोगों ने। और फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं उनको डिस्कस किया था। स्मॉल जी की वैल्यू कहाँ बढ़ती है, कहाँ घटती है, कहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, कहाँ पे कम हो सकता है, इन सारी बातों को हम लोगों ने क्या किया था, अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। किया था कि नहीं किया था, तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, इतनी बातें जब करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखिए, अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लासेस में काफ़ी सारी चीज चैप्टर्स को कवर कर लिया। अगर आप नहीं देखा तो जरूर देखना, और बाकी ये तो हम आज आगे करेंगे, कंटिन्यू बढ़ाएंगे। तो चलिए, आगे की चीज़ें को करने से पहले एक बार फटाक से 5 मिनट में रिविजन कर लेते हैं। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन थे, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के प्रोबेबल है, ठीक है, और जो कुछ आए हुए हैं उनको मैं करा देता हूँ, जिससे आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रेविटेशन होता क्या है। ग्रेविटेशन को हम हिंदी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण होता है क्या, तो बोला गया है ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्यमान युक्त पिंड, मतलब जिनका क्या है, मास है, ठीक है, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सपोज दैट बेटा, जैसे एक पेन ये ले लिया, मान लो कोई दूसरा पेन मैंने लिया, सपोज दैट यहाँ पे। अब ये दोनों एक दिन में भी मास है, तो ये ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सब एक दूसरे को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। बात समझ में। अब इसके बाद बोला गया अपने द्रव्यमान के कारण इन पिंडों द्वारा पिंडों पर आरोपित, अब अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, मतलब इसको अट्रैक्ट कर, तो हिंदी में बोलेंगे क्या, आकर्षण कर रही है। तो ये जो आकर्षण आकर्षण हो रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मतलब हम इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब आपने फोर्स के बारे में तो बड़े अच्छे से पढ़ा होगा कि फोर्स क्या होता है। अगर फोर्स एक एफर्ट होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उसमें हम चेंजेस देखते हैं। जैसे अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाता है, मोशन में है तो हम रेस्ट में ला सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को बदल सकते थे, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। फोर्स में तो हम लोगों ने डिस्कस किया। फोर्स की एसआई यूनिट भी डिस्कस की गई है, क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, आप बोलोगे कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। इतनी बातें तो हम लोग बहुत अच्छे से पहले की क्लासेस में ही कर चुके हैं। तो देखिए, एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, एक फोर्स होता है। जब ब्रह्मांड में जितनी भी द्रव्यमान वाली चीज वस्तुएं हैं सब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो आकर्षण कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या कर, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाता है क्या, इसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। बात सुनाई। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, F=m में लिखा था, नहीं लिखा था। अगर इसके डायमेंशन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखिए क्या होगा, मास का डायमेंशन हो जाएगा हमारा क्या, m, ठीक है। और इसका क्या होता है, एल का ए का LT पावर -1, क्योंकि ये क्या होता है हमारा आसिलेशन, जिसको हम बोलते हैं त्वरण। यहाँ पे -2 है ना, त्वरण है ना, ठीक। तो देखिए क्या आ जाएगा, MLT पावर क्या होता है, -2 हमारा किसका डायमेंशन फार्मूला होता है, बल का होता है। भैया ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बल एक सदिश राशि है, इसका SI यूनिट न्यूटन होता है। अगर CGS यूनिट पूछी जाए, कैसी यूनिट, CGS यूनिट, तो बोल रहा है डाइन, क्या है, ठीक है, डाइन। अब 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो ये भी बात याद रखनी है, 10⁵ डाइन होती थी हमारी। अब एक, सॉरी यहाँ डाइन लिखना है आपको, ठीक है। ये वो वाली डाइन नहीं है जो आपने बचपन में सुना होगा कि उस पेड़ के पास भूत है, वो वहाँ डाइन रहती है, चुड़ैल रहती है, वो नहीं, ये दूसरी डाइन है, यूनिट वाला डाइन है हमारा, ठीक है। ये डाइन है। अब एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के आपके एग्जाम में, तो बोलना 10⁻⁻5 क्या होता है,
न्यूटन होता है। इतनी बातें तो आपको याद रहनी चाहिए, ब्लाइंडली इस बातों को, जितनी बातें मैंने बल के बारे में बोली पता चाहिए। और गुरुत्वाकर्षण में क्या है, ये क्या मैंने बताया, ब्रह्मांड में जिसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, क्या होता है, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है सब एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अपने द्रव्यमान के कारण इन पिंडों में जो आरोपित ये आकर्षण बल है, आकर्षण कर रहे एक दूसरे को, तो ये चीज हमारा कहलाता है क्या भैया, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं उसको, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तथा पिंडों की प्रवृत्ति जो होती है, उनको अट्रैक्ट करने वाली जो प्रवृत्ति है, ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करने वाली जो कर रहे हैं द्रव्यमान की वजह से उसमें जो बल आ रहा है, ये चीज कहलाती है कि हमारी गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। बात समझाएंगे भाई, ये बात हमारा ग्रेविटेशन को लेके। अब देखिए क्या है कि अब कुछ और भी चीजें होती हैं। अब ब्रह्मांड के अन्य पिंडों के समान, मतलब ब्रह्मांड के अन्य पिंड जो है, पृथ्वी पे भी अन्य सभी पिंडों को गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक है, उन पे अप्लाई करती है। मतलब सभी पृथ्वी हर चीजों पे क्या करती है, ग्रेविटेशन लगाती है। बात समझे, गुरुत्वाकर्षण उस पर क्या करती है, आरोपित करती है, तभी तो कोई चीज गिरती है, आती है कि नहीं आती, बल लगा के खींचता हो नहीं उसका, तो जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं, मतलब ग्रेविटी कहते हैं, कहा जाता है। बात समझे। अगर आपको इंग्लिश में देखना तो ग्रेविटेशन होता क्या, ऑल द मासेस, ठीक है, ऑल द मास कंटेनिंग बॉडीज बोला है, जितने भी मास कंटेनिंग बॉडीज है इन द यूनिवर्स, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, देखिए यहाँ लिखा है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, टुवर्ड देमसेल्फ, मतलब अपनी तरफ, ठीक है, ड्यू टू देयर मास, उनके मास की वजह से, दिस अट्रैक्शन एक्सर्ट बाय दिस बॉडीज ऑन द अदर बॉडी इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे नहीं तो, ठीक, और ये इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे कैपिटल लिख लीजिए, ठीक है। दिस टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल बोलते हैं। बात सुनिए, ये हमारा हो जाएगा क्या, ग्रेविटेशन होता है, क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बात सुनिए, ग्रेविटेशनल हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशन बना लीजिएगा इसको, ठीक, ये हमारा होता है। बात सुनिए, अब लाइक अदर बॉडीज, सभी जितनी भी बॉडीज हैं, ठीक है, उनकी तरह यूनिवर्स में क्या, अर्थ भी क्या करती, एक्सर्ट करती, ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी चीज पे आरोपित करती है, आपने अभी बताया, करती नहीं करती है, ठीक है, ऑन द अदर बॉडीज विच इज कॉल्ड, हम इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो पृथ्वी अपने द्वारा एक, जैसे पृथ्वी अन्य पिंडों का, पृथ्वी भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे क्या करेगी, उस पर एक बल अप्लाई करेगी कि नहीं करेगी, यहाँ पे लिखा है ना, ब्रह्मांड अन्य पिंडों के समान पृथ्वी भी सभी पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है, जिसे गुरुत्व कहा जाता है, मीन्स ग्रेविटी कहते हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जो हम लोगों ने कुछ दिन पढ़ा हुआ था। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे ना, तो देखिए इसमें क्या है कि ग्रेविटेशन को लेके कुछ नियम दिए गए थे। अब ये नियम देने वाले साइंटिस्ट थे, आपने फिजिक्स में तो कॉमन से आदमी है, इनको आपको बहुत अच्छे से परिचित हो गए इनसे आप, ठीक, तो ये कौन थे, अभी हम आपको बता देते हैं ये कौन थे। देखिए भैया, ये हमारे कौन थे, न्यूटन जी थे, थोड़ा बड़ा कर लेते, देखने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखिए कौन है हमारे, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन ने ग्रेविटेशन को लेकर क्या नियम दिए हैं, हमें इस बात पे डिस्कस करनी। तो याद रखिएगा, न्यूटन ने ग्रेविटेशन को लेकर बोला है, क्या बोला है, देखिए, किन्हीं दो पिंडों के मध्य प्रभावी आकर्षण बल है। बल है मतलब बल को किससे लिखते हो, एफ से दिखाते हो, नहीं दिखाते हो, एफ से दिखाते हो, ठीक है। उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान, मान लीजिए एक पिंड ये है, इसका द्रव्यमान m1 है, इस दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान m2 है, मान लीजिए कोऑर्डिनेशन बोल लीजिए इंग्लिश में अगर बोलना है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए क्या हमारा d है, क्या है, d मान लीजिए, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, चलिए देख लेते हैं। अब किन्हीं दो पिंडों के मध्य प्रभावी आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। अब समानुपाती का मतलब होता है कि अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी अगर बढ़ रही है तो दोनों एक दूसरे से समानुपाती होते हैं। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में बच्चा क्या होता है बेटा, जस्ट उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। अगर ऐसा केस मिलेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, देखिए इतनी चीजें जब कर देंगे ना, तो देखिए क्या बोला है कि जो उनके क्या बोला, आकर्षण बल जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। अब देखिए प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं समानुपाती में, ठीक है, m1 m2, इसको बोलते हैं क्या है, समानुपाती। हमने कर दिया प्रोपोर्शनल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या बोला, तथा, अब बात बदल है, ठीक है, उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी, ये जो दूरी हमने d लिखी है, उसके स्क्वायर के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/d स्क्वायर के। अब दोनों जगह फोर्स है ना, इसको कंबाइन कर दो, F क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा। r नहीं लिखा मैंने, d लिया, r लिया तो r लिखते,
अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हट का साइन हटाते हैं समान, ठीक है। तो क्या होता है फिजिक्स में, क्या होता है हमेशा एक कांस्टेंट लगता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो जी आएगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ आई? ये जी हो जाएगा m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारी एक वैल्यू फॉर्मूला आ गया। अगर आपको बल फाइंड करना है, अगर ग्रेविटेशन जी की तो वैल्यू भी मैं बताऊंगा, m1 m2 की वैल्यू दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो आप पुट करोगे फटाका, आप वहाँ पे यहाँ पे बल की वैल्यू क्या कर लोगे, फाइंड कर सकते हो। जब इतनी चीजें आप कर लोगे ना, तो आपसे क्या कहा जाता है, जी की यूनिट बताओ। सबसे पहले हमें क्या है, जी की यूनिट बताओ। कुछ नहीं करना है, देखिए ये इधर एफ है, ये डी आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो लिख दीजिए क्या, एफ, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं एफ इंटू क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, m1 और m2 आ जाएगा। बात समझे नहीं समझे, m1 और m2 आ जाएगा। अब देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन होती है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मास है, तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है नहीं होता है, अब उस बात को याद रखनी है आपको, ठीक है। तो मास का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। यहाँ पे लिख दो केजी। अब एक मास नहीं है बेटा, पहले पिंड का मास है और दूसरे पिंड का मास है केजी, पूरे केजी हो जाएगा, मतलब केजी का स्क्वायर लिख लो, दो बार, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या आ गई हमारी, हम बोल दिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये बात याद रखनी कि जी की यूनिट क्या होती है। आप बोलोगे कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब चलिए इस पर थोड़ा सा डिस्कस करके फटाफट अपना क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा चुका था, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस पे अभी काम आएगा और, ठीक है, क्योंकि उस दिन क्लास की वीडियो ज़्यादा लंबी ना, इसलिए शॉर्ट कर दिया गया, कोई बात नहीं। देखिए बोला, ये चीज़ बोला गया जो अभी मैंने बताया, वही चीज़ हिंदी में भी दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में माप लेगा तो इंग्लिश में भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two object is directly proportional to product of their mass and inversely proportional to their distance between the बॉडीज के बीच में बोल दिया जाएगा, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है, वो स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जहाँ पे जी क्या होता है, देखिए ग्रेविटेशनल नियतांक बोलते हैं ना इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने बोला था। इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंग्लिश में बोलते हो, जिसका मान जो होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है, कहीं नहीं बदलता है। तो इसका मान क्या होगा, 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ होगा। देखिए टेक्निकल टीम वालों की गलती, मैं इरेज करके लिख दे रहा हूँ दूसरे कलर से, ताकि आपको दिखाई दे, ताकि मैं बार बार लिख रहा हूँ यहाँ पे ये येलो पेन से, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको पहले यहाँ ऊपर करिए पावर को, ये टेक्निकल टीम की गलती है। दूसरी यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ पे केजी स्क्वायर आएगा। बात समझ आई? तो ये इसकी यूनिट होती है, जिसका मान क्या हम बताएंगे, अगर हम जिसका मान बोलना चाहें ना, तो देखिए इसका मान किसके इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सार्वत्रिक निहित रहता है, मतलब कहीं चेंज नहीं रहता, हमेशा कांस्टेंट रहता है, पूरे यूनिवर्स में कहीं चला जाए हर जगह यही रहेगा। बात समझ आई? तो यही बात है, इसको इंग्लिश में वेयर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, whose value is 6.67 10 की पावर -11 लिखना है, ठीक है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर है। बात में which remains constant throughout the universe, हर जगह कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था वो जी का मान पढ़ा था, इसको पढ़ना था। तो जो जी होता है भैया, वो याद रखिएगा क्या होता है, इस बात को भी मैं समझा रहा हूँ। जी जो होती है इसको ग्रेविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं ना, पृथ्वी त्वरण होता है हमारा। बात समझे? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथ्वी त्वरण बोलते हैं। तो ये आया कहाँ से, पृथ्वी त्वरण का कॉन्सेप्ट है क्या, इसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो पृथ्वी त्वरण होता क्या है, हमें इस बात को याद रखना है। तो इससे पहले ना हम भार को पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं, भार को। एक बार पहले पढ़िए, बड़ा आसान लगेगा, ठीक है। भार को बोलते हैं हम लोग वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेट। अब वेट क्या होता था, मैंने ये भी बताया था आपको पिछली क्लास में, क्या बोला था, इसको हम गुरुत्वीय भार भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते, गुरुत्वीय भार बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी बोल दोगे चलेगा, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करना है, गुरुत्वीय भार किसी वस्तु द्वारा, ठीक है। अब क्या होता है, एक बल होता है, ये W होता है हमारा mg होता है, क्या होता है, mg होता है। इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, भार की, तो बोलना क्या होता है, यूनिट इसका न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है, इसकी यूनिट भी याद रखना। अब अगली बात, इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये तो बताइए पहले। तो देखिए हम W mg बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं,
इसको डिफाइन करना है, हमें बताना होगा, नहीं बताना होगा, हम बोलेंगे क्या, गुरुत्वीय भार किसी वस्तु, क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय भार किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा क्या होता है, आरोपित, ठीक है, बल होता है। मतलब क्या बोला, गुरुत्वीय भार जो होगा हमारा वो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा क्या होता है, आरोपित बल होता है। बल है तभी तो इसकी यूनिट न्यूटन आई। बात समझ में? तो गुरुत्वीय बल के कारण है, देखो यहाँ पे अभी इतनी बात समझ। तो गुरुत्वीय बल जो है हमारा किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा क्या होता है, आरोपित क्या है, बल होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय भार बोलते हैं। यहाँ पे m क्या होता है, हमारा मास होता है। अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। बात समझ आई, द्रव्यमान लिख लो, ठीक। अब दूसरा यहाँ पे g क्या है, हमारी ग्रेविटी है, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। g की वैल्यू कितनी होती है अर्थ सरफेस पे, तो 9.8 गुणे 10, सॉरी 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अभी मून पे कितना होता है ये भी हम डिस्कस किए थे पिछली क्लासेस में, हमें क्वेश्चन कराया था, वहाँ देखिए हमने बताया हुआ, ठीक है। अभी तो रिवाइज कर फटाफट करते हैं। तो देखिए ये क्या है कि जी का मान क्या होता है भैया, कि जी का मान कहीं बढ़ता है। पृथ्वी पे तो भैया 9.8 ही होता है। पृथ्वी से अगर ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा, पृथ्वी से अगर नीचे आएंगे तब भी घटेगा। पृथ्वी के साइड से जब ऊपर जाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, उस वजह से जी का मान घट जाता है। और जब नीचे आते हैं तो द्रव्यमान कम हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, मास कम हो गया, तो उस वजह से क्या होता है, तब भी जी का मान घट जाता है। इतनी बात याद रखिएगा। अब अगली बात देखिए, जी का मान क्या बोला, पृथ्वी पर जी का मान भूमध्य रेखा इक्वेटर पर सबसे कम होता है, वही पोल्स पे क्या होता है, सबसे ज्यादा होगा। नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे यहाँ पे सबसे कम होगा, ठीक है। अब अर्थात भूमध्य, ये तो कुआं की ओर आने पर ये जी का मान बढ़ता है यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ लोवेस्ट एट द इक्वेटर एंड हाईएस्ट एट द पोल्स को बोला गया है, जो बातें डिस्कस कर लिए। अब मैंने आपको ये भी बता दिया। चलिए इसके बाद का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। अब केपलर से एक साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रह से संबंधित कुछ नियम दिए हुए थे, क्या दिए हुए थे, ग्रह से संबंधित कुछ नियम दिया हुआ था, जिसमें इन्होंने हमें बताया था कि ग्रह के बारे में बताया था। इन्होंने 3 नियम दिए थे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसकी क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक। और देखिए भू अस्थायी उपग्रह, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, तो इसको मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है। वो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नहीं था, तो मैंने इसको इसके क्या पढ़ लीजिएगा, रिविजन में इसका निकल आ रहा था। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत में पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करता है, घूमता है, उसे हम क्या बोलते हैं, भू अस्थायी उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के जैसे क्या होता है कि इसका आवर्तकाल 24 घंटे का, मतलब आवर्तकाल में चक्कर लगाने का समझ होगा, टोटल उसका 24 घंटे का ही होता है। और ये अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे हो रखे जाते हैं। बात में इतनी बात याद रखनी है आपको, परिक्रमा करते हैं अर्थ में। तो पूछा जा सकता है कि इसका डायरेक्शन किधर से होता है, बोलना क्या, पश्चिम से पूरब होता है। और सरफेस से कितनी ऊंचाई पे, 36,000 किलोमीटर। अच्छा ये बात पूछा जाए कितने टाइम में अपना एक ये परिक्रमण पूरा करते हैं, तो बोलना 24 घंटे में करते हैं। बात में इतनी बात आपको बोलनी है। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा क्या है, अब हमें यहाँ तक तो हमने थ्योरी डिस्कस की थी पिछली क्लासेस में। अब हमारे यहाँ हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में जो क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने के प्रॉब्लम से कुछ आए हुए हैं, शायद टेक्निकल टीम वालों ने आज भी किसी में डेट टाइम और डेट नहीं मेंशन किया कि कब कौन सा आया हुआ है, तो आप आपको देख सकते हैं। देखिए बाकी क्या फर्क पड़ता है, पढ़ने से मतलब है, लिखा ना रहे तो फिर क्या, उससे लिखा नहीं रहेगा डेट तो नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ही। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, और दूसरी चीज स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो देखिए स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, ये भी बात याद रखनी है। तो देखिए स्मॉल जी जो होता है, सबसे पहले तो याद रखिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र जो होता है, क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, तो वो याद रखिएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है Gm अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। बाद में अब गुरुत्वीय विभव जो होता है, ये भी बात याद रखिएगा, गुरुत्वीय विभव। अब विभव तो जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिलहाल मैंने तो अभी फिजिक्स में इलेक्ट्रिक वाला पार्ट नहीं पढ़ा। याद रखिएगा कि विभव में क्या करते थे इलेक्ट्रिसिटी में, कि किसी भी पार्टिकल को इनफाइनाइट से लेके आते थे, काम करते थे नहीं करते थे, उसमें जो एनर्जी यूज होती थी वही वाली बात है। चलिए वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इसको बस याद रखिएगा, किसी पिंड एकांक द्रव्यमान का पिंड होगा, उसको लाने में जो किया गया काम होगा, ठीक है। और गुरुत्वीय विभव का अब कहाँ से ला रहे हैं वो बात बतानी, ठीक है आपको। इतनी बात जब आप कल हो गए, तो देखो गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला क्या होता है ये भी याद रखना। तो आप इसका फॉर्मूला होता है Gm अपॉन क्या होता है, आर होता है, ये बात याद रखिए। और गुरुत्वीय विभव जो होता है, इसके बारे में और भी चीज़ें कभी मैं एप्लीकेशंस करेंगे तो उसमें और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे।
और दूसरी चीज स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है, तो याद रखना स्मॉल जी जो होता है भैया वो हमारा जी एम, एक मिनट, स्मॉल जी जो होता है हमारा जी एम अपॉन आर स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। मतलब देखिए स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या है, एक रिलेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, जी स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ये भी बात है, पूछा जा सकता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है। तो स्मॉल जी क्या होता है, ग्रेविटी होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, और जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता था। यहाँ तक हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है इसमें भी इसको डिस्कस करना है, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आए। फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं साइड हो ले रहा हूँ। चलिए ठीक, जब इसको हम लोग अब यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे भैया, तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है। तो याद रखिएगा पृथ्वी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना, वो पोल्स पे अधिक होती है। कहाँ होती है, पोल पे। पोल पे ग्रेविटेशन भी सबसे ज्यादा होता था, ये भी बताना है, ग्रेविटेशन नहीं, पोल पे ग्रेविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, नहीं होती है, वहां पे बताना है। नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं, नहीं बोलते। ध्रुवों पर क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है, सबसे ज्यादा ही होती है, ये बात आपको याद रखना है। तो पोल्स पे क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ज्यादा होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्यरत बल की मात्रा होती है। अब देखिए इसका अगर उत्तर आप सोच रहे होंगे सी, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ग्रेविटी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय विभव में से एक होगा। अब क्या होगा, अब आप गेस करेंगे। तो देखिए जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए गेस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी यूनिट सिचुएशन, यहाँ पे बोल रहा है सिचुएट एट द पॉइंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर होती है। मींस ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका वो क्या होगा, इसमें बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, वायु में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, अब देखिए क्या होता है, ये वायु में कर दिया है, ठीक है। अब ऑप्शन क्या दिया, देखिए पहले पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। तो देखिए क्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि इसको यहाँ पे निर्वात देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था, निर्वात देना चाहिए था। अगर यहाँ बोल दे वायु में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, अगर यहाँ निर्वात देता तो दोनों क्वेश्चन में देखिए सारी नहीं नोट डाउन है, तो जब अगर निर्वात रहता तो दोनों एक साथ गिरती। कहाँ गिरती, अगर निर्वात में गिराएंगे, ठीक है। निर्वात वो जगह जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं, याद रखिएगा वैक्यूम। क्या बोलते हैं, वैक्यूम, हिंदी में बोलेंगे इसको निर्वात, ठीक है। तो निर्वात वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी एयर भी नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे जब किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराओगे तो कोई रेजिस्टेंस होगा, कोई रुकावट होगा, कोई प्रतिरोध होगा, नहीं ना, कोई रुकावट नहीं है, तो क्या होगा, फ्रीली गिरेगा, तो दोनों एक साथ आके गिरेंगे। लेकिन जब एयर में गिराओगे ना, तो कोई आगे आएगा कोई पीछे आएगा, बात समझ में। तो इस क्वेश्चन में देखिए जब कैसा पूछता है कि निर्वात में पूछता है, उसके हिसाब से लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए अगर अर्थ पे गिराना, एयर में गिराना है, तो सबसे पहली चीज तो ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया और मास द्रव्यमान दोनों का रोल होता है। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा और द्रव्यमान ज्यादा वो पहले गिरा लीजिएगा, और जिसका कम उसको बाद में गिरा लीजिएगा अर्थ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप इंप्रूव करके अपने हिसाब से इसका आंसर सेटअप कर लीजिएगा। इसको करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका उत्तर अब आने वाला क्या है। अगर आप निर्वात कर लेंगे तब क्या आएगा, अगर वायु में कर रहे हैं तब क्या आएगा, मैंने दोनों केस आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन जब क्या बोल रहा है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। अब देखिए जब ऊपर से गिराई जाएगी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसका भार क्या होगा, कि देखिए अब यहाँ पे भार की बात आ गई। भार बराबर क्या होता है हमारा, W बराबर mg होता है। मतलब ग्रेविटी का रोल है, बिल्कुल है कि नहीं है। मास ग्रेविटी आएगी, जितना मास होगा उसमें ग्रेविटी का रोल होगा। अगर बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं, ठीक है, हाइट पे, तो वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, परिवर्तित होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन में देखिए थोड़ी सी समस्याएं हैं, इसमें भी है। अगर आप बात करें जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, अगर देखिए तो परिवर्तनशील तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन बहुत, अगर कह दिया जाए बहुत, जैसे क्या होती है ऊंचाई पे डिपेंड कर सकता है। अगर ज्यादा ऊंचाई पे है तो भैया परिवर्तनशील बता दीजिएगा। अगर मान लो अर्थ सरफेस से 2 फीट ऊपर से गिराओगे एकदम पास से, तो क्या होगा, तो
थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही आएगा, ठीक है। ग्रेविटी का रोल आएगा, अर्थ सरफेस में जितना उससे आगे होगा बताओगे आप, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी की जी की वैल्यू क्या करती है, हर जगह कांस्टेंट थोड़ी रहती, हाइट्स पे जाते तब भी वह कम होती नहीं होती, तो ये बात याद रखिएगा। उस केस में परिवर्तित कर देगा, बात समझे। तो ये बात याद रखिए, अगर कम ऊंचाई से गिरेगा तब उस केस में आप बहुत माइल्ड से ऊंचाई होगी तब आप परिवर्तित बोल सकते हो, नहीं तो आपका परिवर्तनशील ही आएगा। ये बात याद रखनी, तो देख ली, ठीक है। तो ये बात याद रखना आप, ठीक। चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, अब गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या ऑलवेज। याद रखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। हमेशा किसमें होता है, निगेटिव में होता है। तो क्या ऑप्शन में कहीं निगेटिव गिवन है, देखिए यहाँ पर पहले धनात्मक दिया है, डिग्री तो होगा ही नहीं, फिर दूसरा ही ऋणात्मक है ये है, फिर उसके बाद देखिए केवल है, फिर इनमें से कोई नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं, हमारा तो ऑप्शन मिल गया, ये कुछ है या नहीं, ठीक है, खत्म नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, नहीं भैया, निगेटिव, हाँ भैया, और ये तो दोनों काट ही दो, यही आगे हम बात खत्म, क्योंकि यहाँ से हो गया। अब इसके बाद जब आगे चलेंगे, वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्यों। अब वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा है, आपको पता है कि अर्थ सरफेस पर क्या है, ग्रेविटी है। तो आप जानते हो 5 लेयर होती हैं, आपने भूगोल में तो पढ़ा ही होगा, जियोग्राफी वाले में। अब जानते हो कि एयर में एटमॉस्फेयर, एयर में मास होता है। अब क्या है कि अब जानते हो सारे, अब जितनी भी चीजें होती है जिनमें मास होता है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अर्थ भी खींचेगा, वो खींचेगा भैया, दोनों खींचेंगे, तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण क्या होता है, ये अर्थ सरफेस से जुड़ा हुआ होता है। तो वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्यों, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व के कारण ही क्या होता है, वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। देखिए इसी बात को इंग्लिश में कहा गया, Why does the atmosphere remains connected to the earth? तो रीजन क्या है, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये अर्थ सरफेस पे अगर मून पे बात की जाएगी तो इसका क्या कर दोगे, 1/6 कर दोगे। अर्थ सरफेस की ग्रेविटी का 1/6 भाग गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, वहाँ पे 1/6 हो जाएगा, मतलब इसका 1/6 भाग का वहाँ पे ग्रेविटी है। बात समझेंगे, इतनी बात आपको बोलनी है। इसके बाद क्या, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब रहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, सपोज करिए कि लिफ्ट है, बंधी हुई है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब दूसरी लिफ्ट है, ठीक है, ये बंधी है, नीचे की तरफ आ रही है। तीसरी लिफ्ट है, टूट गई रस्सी है इसकी, भैया किस्मत है खराब। चलिए हाँ ये ठीक। तो देखिए इस केस में जब ये ऊपर जाती है लिफ्ट, तो उस केस में क्या होता है कि क्या होगा कि उस केस में जब क्या है, लिफ्ट में प्रत्यक्ष वजन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनका वजन जो हो जाएगा बढ़ेगा। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, हमारा वजन बढ़ेगा, और जब नीचे की तरफ आओगे तो कम होगा। और जब मान लो टूट गई, ठीक है, गिरोगे, धड़ा में आओगे ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, भारहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट टूट जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, भारहीन होता है। तो अब देखिए ऑप्शन में पढ़िए, क्वेश्चन को मिलाइए, तब तक मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ऐसा लग रहा है ना। अरे बाप रे, सारा ही गायब हो गया, दुष्ट बदमाश है। चलिए सीधा हटा के देखते हैं, इतना हटा के फिर से एक बार, क्या मजाक है। चलिए कोई नहीं, हम लोग उसको हाथ से मिटा दे रहे हैं। अब देखिए ऑप्शंस को, मुझे आंसर्स को बताइए जरा क्या है। देखिए अब इसका जब उत्तर की बात करेंगे हम लोग ना, तो उत्तर की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो इसमें देखिए क्या बोला है, इसमें बोला क्या है, नखरे कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। अब अभी तो मैंने बताया कि जब लेफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो मनुष्य का वजन वास्तविक वजन उस केस में क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब नीचे की तरफ आएगी तो घट जाएगा। मान लो लिफ्ट में टूट गई रस्सी है बीच में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, भारहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारहीन हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही होगी, नहीं काट दो। जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है, अरे बढ़ता है घटता थोड़ी ना है, ठीक है। जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही है, अरे हाँ यही तो है, इसी को तो ढूंढ रहे थे, ठीक है, लिखा होता है ना, ठहरिए यही है, वही वाला समझ लीजिए, यही है आपका ऑप्शन, ठीक है। और फिर जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही होती ही नहीं है, वहाँ भैया तुम्हारा जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब देखिए इंग्लिश में बोला होगा, व्हेन इज द, अब ये यहाँ पे अपैरेंट वेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग लेस देन द एक्चुअल वेट, तो कब बताओगे भैया, आप बोलना कि व्हेन लिफ्ट कमिंग डाउन रैपिडली, जब अचानक से तेजी से नीचे की तरफ आ रही होगी, तो उस केस में उसका जो मान हो, उसका जो प्रत्यक्ष वजन होगा वास्तविक वजन से क्या होगा, कम होगा। बात समझे। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पे क्या होता है भैया, बताओ। भूमध्य रेखा से ध्रुव ओर जाते हैं तो ग्रेविटी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, घटती है क्या, कोई कह रहा था घट रहा है, सुना था क्या,
नहीं भैया गलत सुन लिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई नहीं बोलेगा, इतना बड़ा गड़बड़ कौन करेगा। ठीक है, तो देखिए भूमध्य रेखा से जब आप पोल्स की तरफ जाते हो तो उस केस में क्या होता है, जी का मान बढ़ता है, बिल्कुल याद रखिएगा सीधा सीधा। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या है वो भी देख लीजिए आप, किसी पिंड का वजन किसके द्रव्यमान पर प्रतिक्रिया करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या कहीं द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण दिया हुआ है, अगर दिया तो आप इन्हीं दोनों को पकड़ के चलिए। देखिए क्या आपका पहला ही उत्तर जो है ऑप्शन है वो गुरुत्वाकर्षण है, और दूसरा द्रव्यमान है, मतलब इन दोनों चीजों पे क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, इन दोनों से करता है। तो क्या और कोई ऑप्शन है क्या, उत्प्लावन नहीं, ये नहीं होगा, उत्प्लावनता नहीं होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा, बोथ ए एंड बी आप लगा सकते हो। फ्रॉम whose center does the weight of the body, ठीक है यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो रिएक्ट करता है तो बोलना ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण, और दूसरा क्या होता है, मास। ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में ऑप्शन में डी में दिया हुआ, तुम्हारा डी उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही होने वाला है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, तो ये भी बात बतानी है, यही क्वेश्चन तो अभी किया भैया, फिर से आ गया रिपीट, चलो हटाओ काटो पीटो, ठीक है भाग जाओ। अब बोला जा रहा है फिर से वही क्वेश्चन, क्या मजाक है सर, निर्वात में यहाँ पे निर्वात में अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं हो पाते, क्यों। अब निर्वात में थोड़ी ना ग्रेविटी होती है भैया, वहां पे नहीं होता है गुरुत्व, नहीं होता है, नहीं होता है, होता है नहीं होता है। ठीक है, तो गुरुत्व नहीं होने के कारण निर्वात में क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री खड़े ही नहीं हो पाते, बात समझ में आई। तो गुरुत्व ही नहीं होगा तो खड़े कहाँ से हो पाओगे, ये सारे क्वेश्चन थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि देखिए ये तो था हमारा इतना, ठीक है, अब देखिए क्या है, ये बात आपने बता दिया, ठीक। अब ये सारी बातें आपको याद रखनी है, यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, बात सुन रहे। ये था आपका टॉपिक आज का। अगली क्लास में हम लोग जो लाइट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि लाइट क्या होता है, लाइट के कितने नेचर होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उनसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सारी बातों को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से कर पाएँ, ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।